गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th का एक लेक्चर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में हमको जानना क्या है? हमको ये जानना है कि जैसे स्ट्रीमलाइन फ्लो किसी पाइप में हो रहा है, जिस पाइप का क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। जैसे आपने फिगर देखा, ये एक पाइप है। इस पाइप में इधर का एरिया बड़ा है और इधर का एरिया छोटा है। तो हमने कंसीडर कर लिया कि इधर का एरिया A1 है और इधर का एरिया A2 है। ठीक है, तो यहाँ से जो फ्लूइड इंटर कर रहा है उसकी वेलोसिटी यहाँ के वेलोसिटी से कम होगी, यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी और यहाँ वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये कहता है कि चाहे जिस पॉइंट पर चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड ऑलवेज कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। हमें इसको प्रूफ करना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है। पहले इसके स्टेटमेंट को जान लें। इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द स्ट्रीमलाइंड फ्लो ऑफ द नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इस पाइप के अंदर जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वो स्ट्रीमलाइंड फ्लो हो रहा है। स्ट्रीमलाइंड फ्लो मतलब उसमें जितने भी लेयर्स हैं वो पैरेलल लेयर्स हैं। वाटर के जितने भी लेयर्स हैं वो पैरेलल हैं, वो टर्बुलेंट फ्लो नहीं है। एक ऐसा फ्लो है जो मतलब लगातार फ्लो जिसे कहा जा सकता है। देखिए, टर्बुलेंट फ्लो जो होता है, हम जब देखते हैं नदी नालों में जो पानी फ्लो करता है वो डिस्टर्बेंस में फ्लो करता है। तो ऐसे फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। लेकिन ऐसा फ्लो जिसमें वाटर लेयर्स पैरेलल होते हैं और ये इंटरसेक्ट नहीं करते एक दूसरे को, ऐसे फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। ऑफ द नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ये एक ऐसा फ्लूइड है जिसमें फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, इसलिए लिखा गया है नॉन विस्कस फोर्स। और ऐसा लिक्विड है जिसको हम लोग प्रेस नहीं कर सकते हैं, प्रेस करके उसका वॉल्यूम कम नहीं कर सकते हैं या खींच करके उसका वॉल्यूम बढ़ा नहीं सकते हैं। ऐसा फ्लूइड थ्रू ए पाइप, एक पाइप से फ्लो कर रहा है ऑफ वायरिंग क्रॉस सेक्शन। ये देखिए, वायरिंग क्रॉस सेक्शन। वायरिंग क्रॉस सेक्शन मतलब जिसके क्रॉस सेक्शन अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पर बड़ा क्रॉस सेक्शन है या छोटा क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द नॉर्मल फ्लूइड वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है, यहाँ पर वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी बेटा इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा वहाँ वेलोसिटी कम होती है, और जहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा होगा वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी। इसलिए इस लेयर में जो हमारे फ्लूइड की वेलोसिटी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अब हमें ये जानना है रिमेन्स कांस्टेंट,
ये जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ठीक है, थ्रू आउट द फ्लो, इज इट क्लियर? ठीक है। अब हमें एक मास ऑफ फ्लूइड enters in सेक्शन ए, या ए नहीं, सेक्शन एक्स मान लेते हैं। ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका एक क्वांटिटी हम इसको मान लेते हैं एक्स, और यहाँ पर वाई मान लेते हैं। तो मास ऑफ फ्लूइड इंटर्स इन सेक्शन एक्स, इस सेक्शन एक्स में कितना फ्लूइड, मतलब उसका मास इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जो इसके अंदर फ्लूइड जा रहा है उसका मास कितना होगा, ठीक है। तो मास का फार्मूला क्या होता है? मास का फार्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम इसका कैसे निकलेगा? इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? मान लिया कि 1 सेकेंड में हमारा वाटर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मतलब इतना एरिया जा रहा है 1 सेकेंड में, ठीक है, और 1 सेकेंड में यहाँ से इतना निकल रहा है, ठीक। तो इतने वाटर का मास क्या होगा? तो ये मास निकालने के लिए हम लोगों को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हमको फार्मूला मालूम है। तो ये एक सिलेंडर बन रहा है, सिलेंडर का वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। तो यहाँ एरिया ऑफ बेस कितना है? A1, और इसकी हाइट कितनी है? V1। V1 इज द हाइट इन 1 सेकेंड। तो हम क्या लिखेंगे? A1 इंटू V1 इंटू रो। व्हाट इज रो? रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अच्छा, हमने यहाँ पे 1 क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि जो फ्लूइड यहाँ से इंटर करेगा वही फ्लूइड यहाँ से निकलेगा भी, ठीक है। तो हमने एक स्टेटमेंट यहाँ से फाइंड आउट किया, मास ऑफ फ्लूइड इंटर्स इन सेक्शन एक्स इन 1 सेकेंड। वैसे ही हम एक दूसरा स्टेटमेंट निकालेंगे, मास ऑफ फ्लूइड पासिंग थ्रू सेक्शन वाई इन 1 सेकेंड। जो यहाँ से फ्लूइड पास कर रहा है सेक्शन वाई से, ये सेक्शन वाई है, तो उसमें भी हम लोग क्या लेंगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इस यहाँ पे कैसे निकलेगा? ये एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। यहाँ पर हाइट 1 सेकेंड के लिए V2 है, तो दैट इज इक्वल टू A2 इंटू V2 इंटू रो। इज इट क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ we know that ये जो आपका मास है और ये जो मास है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। we know that A1 इंटू V1 इंटू रो इक्वल टू A2 इंटू V2 इंटू रो। रो कैंसिल आउट, और यहाँ पर हमको क्या मिला? A1 V1 इक्वल टू A2 V2।
तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और नॉर्मल वेलोसिटी का प्रोडक्ट, और यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और नॉर्मल वेलोसिटी का प्रोडक्ट सेम है। तो अगर हम यही चीज़ बीच में कंसीडर करें तो वहाँ पर भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और नॉर्मल वेलोसिटी प्रोडक्ट सेम होगा। तो हेंस A मल्टीप्लाई V इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपका डेरिवेशन तैयार हुआ। और व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बर्नौली थ्योरम करेंगे। बर्नौली थ्योरम में हम लोग जानेंगे किस तरीके से वाटर इंटर करता है, वहाँ पर कैसे काइनेटिक एनर्जी काम करती है, कैसे पोटेंशियल एनर्जी काम करती है। ठीक है, इसको जानेंगे। Now our second topic, बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है? It states that the sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume of an incompressible non-viscous fluid in a streamlined irrotational flow remains constant along a streamline। अगर किसी पाइप में जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है, उसमें जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो स्ट्रीमलाइन है, स्ट्रीमलाइंड है, और दूसरी चीज़ इनकम्प्रेसिबल है और नॉन विस्कस फ्लूइड है। तो उस कंडीशन में प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम फॉर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड, जो लिक्विड है, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए ये कंडीशन फॉलो होती है। तो बर्नौली प्रिंसिपल यही कहते हैं। तो व्हाट इज दिस? P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू कांस्टेंट। ये बर्नौली ने बताया। दिस इज प्रेशर एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको भी ध्यान रखना है कि हमें हमारा जो वॉल्यूम है वो यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसको हम लिख दे रहे हैं ऊपर, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमेशा होता है। मान लीजिए हमने जो पाइप कंसीडर की है, यहाँ पर जो लिक्विड इंटर कर रहा है, जो लिक्विड इंटर कर रहा है उसका प्रेशर P1 है, और जो यहाँ पर निकल रहा है उसका प्रेशर P2 है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। इस पॉइंट पर जो लिक्विड इंटर कर रहा है उस लिक्विड की वेलोसिटी V1 है, और इस पॉइंट पर जो लिक्विड पास हो रहा है उसकी वेलोसिटी V2 है। यहाँ पर जो हाइट है, ये हमने एक हॉरिजेंटल सरफेस ले लिया है। हॉरिजेंटल सरफेस में हमने देखा है कि यहाँ पर हाइट ज़्यादा है, यहाँ पर हाइट
कम है, तो हमने इसकी हाइट h1 ले लिया और यहाँ पर हाइट h2 ले लिया। ठीक है, अब इसको हमें लिखना पड़ेगा, कंसीडर ए लिक्विड pass through a non-uniform पाइप। मान लिया कि एक लिक्विड जो पास हो रहा है वो एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप से पास हो रहा है। इफ P1 and P2 be the pressure of fluid in two ends, ये जो दो एंड्स हैं यहाँ पर प्रेशर P1 और P2 है। V1 and V2 be the normal velocity at its ends H1 and H2 be the height of their ends। और क्या छूटा? P हो गया। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 and A2 be the cross section of pipes at its ends। तो इस तरीके से हमने सारी इंफॉर्मेशन लिखी है। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन इतना लिखने के बाद ये तो फिगर में ही समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं। ठीक है, अब हमको ये जानना ज़रूरी है कि प्रेशर यहाँ ज़्यादा होगा कि यहाँ ज़्यादा होगा। प्रेशर यहाँ ज़्यादा होगा। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ ज़्यादा होगी, हाइट यहाँ ज़्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमने हम लोगों का ये प्रैक्टिकल है कि इसमें कहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, कहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले वर्क डन, सबसे पहले वर्क डन on entering the fluid, work done on entering the fluid in 1 second each। देखिए, यहाँ से जो फ्लूइड इंटर कर रहा है उस पर वर्क कितना होगा। तो वर्क का फार्मूला हम लोग जानते हैं, वैसे जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है ना, ये हम लोग इसका जानते हैं।
और फोर्स को हम P1 इंटू A1 से डिनोट कर सकते हैं कि नहीं? प्रेशर इंटू एरिया कर सकते हैं, ठीक है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि 1 सेकेंड में ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, V1, और ये 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, V2। तो हम डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिखेंगे, V1, ठीक है। ये क्लियर हो गया स्टेटमेंट। अब हमको निकालना है वर्क डन ऑन पासिंग थ्रू वर्क डन ऑन फ्लूइड पासिंग थ्रू, जो यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जो फ्लूइड पास हो रहा है उस पर हमने कितना वर्क काम किया। तो ये जैसे हमने ये निकाला था वैसे ही हम इसको निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू P2 इंटू A2 इंटू V2, ठीक है। अब अगर हमें निकालना है नेट वर्क डन, नेट वर्क डन, हमने टोटल कितना वर्क किया, ठीक है। तो हम जो वर्क डन हुआ है फ्लूइड इंटर होने में और जो वर्क डन हुआ है फ्लूइड पास होने में, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो दैट इज इक्वल टू P1 इंटू A1 इंटू V1 माइनस P2 इक्वल टू A2 इंटू V2, ठीक है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अभी हमने इससे पहले जाना, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमने क्या रिलेशन निकाला था, A1 मल्टीप्लाई V1 इक्वल टू A2 मल्टीप्लाई V2। मतलब ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है, ठीक है। तो जब ये दोनों इक्वल है तो हम एक चीज़ और जानना ज़रूरी है बेटा कि व्हाट इज़ दिस, ये है क्या, व्हाट इज़ दिस, ये है क्या, है ना। तो दिस इज वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन 1 सेकेंड। व्हाट इज दिस, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन 1 सेकेंड। यहाँ से जो 1 सेकेंड में जो वाटर जा रहा है, जो फ्लूइड जा रहा है 1 सेकेंड में, उसका वॉल्यूम है ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम यहाँ से इंटर करने वाला और ये वॉल्यूम यहाँ से पास करने वाला, लेकिन 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंटरिंग और पासिंग थ्रू। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। तो हम इन दोनों की जगह पर मास अपॉन डेंसिटी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसको हटा दें और यहाँ पर भी हटा दें और इन दोनों की जगह पर क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन डेंसिटी। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। इतनी बातें हमको जान के रखनी है।
तो ये नेट वर्क डन कैसे निकलेगा? नेट वर्क डन ये हो जाएगा P1 मल्टीप्लाई m अपॉन रो माइनस P2 मल्टीप्लाई m अपॉन रो। जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये और ये दोनों मास अपॉन डेंसिटी के इक्वल होंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो P1 माइनस P2 इन ब्रैकेट आ जाएगा और ये हो जाएगा m अपॉन रो। तो ये हमारा नेटवर्क डन आ गया। ठीक है, तो हमने जो अभी वर्क डन निकाला है, यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन को छोड़ करके इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर? काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑन फ्लूइड इंटरिंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड इंटरिंग मतलब जो इंटर कर रहा है इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जो फ्लूइड इंटर कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? दैट इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पर जो मास है वो m होगा और उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v1। ठीक है, अब इसी तरीके से हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड पासिंग थ्रू अदर एंड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो फ्लूइड दूसरे एंड से पास हो रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m v2 स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें ये सोचना है कि यहाँ से जब हम यहाँ जा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी घट रहा है, सोचना है। यहाँ पर बेटा वेलोसिटी कम होती है, यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होती है, तो यह जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कम होगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हम निकालेंगे नेट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इन 1 सेकेंड। मतलब काइनेटिक एनर्जी में कितना नेट इंक्रीज हुआ है, तो दैट इज इक्वल टू, हमें दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो बड़ा कौन है, छोटा कौन है? दोनों में बड़ा ये है क्योंकि इसमें v2 है, छोटा ये है इसमें v1 है। तो हम हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हाफ m कॉमन हो जाएगा
और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो दिस इज नेट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में काइनेटिक एनर्जी जो हमारा बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है टोटल, तो वो ये है। तो जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी का निकाला वैसे ही हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। इसको याद रखेंगे, इसको भूलना नहीं है। हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, यहाँ लिख ले रहे हैं हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है। और वर्क डन हमारा क्या आया था, p1 माइनस p2 इन ब्रैकेट m अपॉन रो। ये दो चीज़ें आई थी, ये दोनों चीज़ें हमको याद रखनी है क्योंकि हम इसको अभी पुटअप करेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड इंटरिंग इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में पोटेंशियल एनर्जी फ्लूइड का क्या होगा, तो यहाँ पर हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, तो यहाँ पर मास तो m हो जाएगा, मास m g, और यहाँ पर कितना हो जाएगा h1, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड पासिंग थ्रू another ends in 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में पोटेंशियल एनर्जी जो दूसरे एंड से पास हो रहा है उसका क्या होगा, दैट इज इक्वल टू mgh2, ठीक है। अब हमें ये सोचना है कि नेट पोटेंशियल एनर्जी इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी लग रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी में हमें ये सोचना पड़ेगा जिसकी हाइट ज़्यादा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, और जिसकी हाइट कम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो जो लिक्विड यहाँ से यहाँ जा रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। कुछ प्रॉब्लम आ गए थे। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी इन 1 सेकेंड में हमको ये देखना है कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम है, और हमारी पोटेंशियल एनर्जी जब कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो ये डिक्रीज़ हो रही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस in 1 सेकेंड। नेट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस इन 1 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू, ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है, तो हम लिखेंगे mgh1 माइनस mgh2, mg कॉमन ले लेंगे, h1 माइनस h2। ये बेटा निकला है नेट पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज इन 1 सेकेंड निकला है, और ये निकला है नेट काइनेटिक एनर्जी, बट नेट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस इन 1 सेकेंड। ये इंक्रीज कर रहा है और ये डिक्रीज कर रहा है। तो अगर कोई आपसे पूछे
टोटल नेट एनर्जी, टोटल नेट एनर्जी, ये काइनेटिक और पोटेंशियल को मिला करके टोटल नेट एनर्जी कितनी होगी। तो ये बेटा इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, तो दोनों में बड़ा कौन? ये बड़ा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर में ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें टोटल नेट एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टोटल नेट एनर्जी जाना। फिर इसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। तो हम लिखेंगे टोटल नेट एनर्जी, ये जो आपकी टोटल नेट एनर्जी है ये नेट वर्क डन के इक्वल है, नेट वर्क डन ऑन फ्लूइड के इक्वल है। ठीक है, मतलब जो ये आया है वो इसके इक्वल है। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, P1 माइनस P2 m/ρ ये जो है इसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस mg h1 माइनस h2। क्लियर? अब इसका ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ये m को हम कट कर सकते हैं, m को हम हर जगह है हटा सकते हैं। ठीक है, और अगर इस रो से हम सबको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा P1 माइनस P2, यहाँ पे तो यही मिलेगा, और ये मिलेगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और ये मिलेगा माइनस रो जी H1 माइनस H2। हमने क्या किया है, इस रो से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम ब्रैकेट को अगर हटाते हैं तो हमें मिलेगा P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस रो जी H1 प्लस रो जी H2। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, जो 1 वाले टर्म है जैसे V1 है H1 है उसको एक तरफ ले जाते हैं, और जो 2 वाला टर्म है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा P1। अब ये जो माइनस ये V1 है ये माइनस में है, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर
अब ये देखिए ये H1 वाला भी निगेटिव है, इसको भी इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस रो जी H1 दैट इज इक्वल टू, ये माइनस P2 को इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा P2 प्लस ये वाला है हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, और यहाँ पर प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम सेम होता है। तो अगर हम यहाँ पर भी लेना चाहें ना तो ये चीज़ सेम होगी, तो हम लिखेंगे सो P प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दिस इज बर्नौलीज थ्योरम, दिस इज बर्नौलीज थ्योरम। तो इस तरीके से ये हमारा बर्नौली थ्योरम का डेरिवेशन था। थोड़ा बड़ा है लेकिन प्रैक्टिस से इसको अच्छे से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।